ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? मतलब यार इतने बड़े मेडिकल कॉलेज से यदि कोई डॉक्टर बनता है, आई थिंक मैं सेकंड या थर्ड ईयर में था। हाँ। मुझे याद है मैं 1500 रुपए घंटे चार्ज करता था 1 घंटे पढ़ाने का। अच्छा। ऑनलाइन पढ़ा के मुझे ये समझ में आया कि बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि वो डिस्ट्रैक्टेड है, और होता है ऑनलाइन जिसका होता है उसकी मर्जी से होता है, मतलब उसके अपने पोटेंशियल से होता है, हम भले ही क्रेडिट ले लेते हैं। नीट एनटी जाता है एनसीईआरटी के बाहर, बट हम ये नहीं दिखाते कि 7 साल ड्रॉप लेके भी जिसको कॉलेज नहीं मिला वो फिर बीएससी कर रहा है, उसके मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा। Exactly. उसके दोस्तों की शादी हो गई है, सेटल हो गया इंजीनियरिंग करके या कुछ और करके, उसने अपनी 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर की जर्नी स्टार्ट की। एग्जैक्टली। आप मेडिकल कॉलेज के किसी बच्चे जाके पूछ लेना, जो बच्चा 4 साल 5 साल ड्रॉप लिया है, उससे पूछना कि क्या वाज इट वर्थ इट। हेलो एंड वेलकम बैक, नमस्कार। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, दी वन एंड ओनली आनंद मणि सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी काफी लंबे समय के बाद, हाँ, और लास्ट प्रतीक की शादी में मिले थे। हाँ, और उसके बाद भी कई बार ऐसी सिचुएशंस हुई कि डिस्कशन हुआ कि मिलते हैं, कुछ शूट करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, लेकिन हो नहीं पाया। कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, लिखा होता है सब। तो चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल है हमारे आनंद मणि सर के लिए, स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा सर एक ब्रीफिंग बताइए कि क्या स्टूडेंट लाइफ रही, किस प्रकार के आप स्टूडेंट थे स्कूल टाइम में, किस प्रकार के स्टूडेंट थे आप तैयारी के समय पे, और क्या हमेशा से इतने ब्रिलियंट थे या कोई परिवर्तन जीवन में आया? तो थोड़ा इस बारे में आप बताइए। तो भाई मैं भागलपुर से हूँ, बिहार में। बिहार से। तो 10th तक तो टिपिकल आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई हुई। तो मेरे स्कूल का नाम था माउंट असिसी स्कूल। तो 10th तक अच्छा, गुड क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल, अच्छी पढ़ाते थे वो। एंड आई थिंक अगर आपका 10th तक आईसीएसई बोर्ड है, और वहाँ मैं एवरेज स्टूडेंट था, मतलब टॉप 10 रैंक में आता हूँ, बट मतलब ठीक है, मोर और लेस अच्छे बच्चे थे वहाँ पे। तो कंपटीशन का फील होता था। फिर 11th में मैं सबसे पहले तो कोटा गया था, एलएन में एडमिशन लिया था, 7 दिन बाद मैं भाग के आ गया। Okay. तो होम सिकनेस वगैरह, और उसके बाद फिर मेरा था कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं भागलपुर से तैयारी करूंगा। बट फिर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के नाम से। अच्छा। तो भागलपुर में? हाँ, नहीं, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल का एग्जाम सेंटर था भागलपुर में। वो स्कॉलरशिप टेस्ट लेता ना, तो उन्होंने फुल स्कॉलरशिप पे, मैंने टेस्ट दिया, फुल स्कॉलरशिप पे उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो मैंने स्कूलिंग यहाँ डीपीएस आके में ले ली एडमिशन, दिल्ली में, और कोचिंग ब्रिलियंट ट्यूटोरियल से की। ओके। और 2 साल मैंने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल से किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 11th तो बहुत अच्छी चली मेरी तैयारी, मैं पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छी चली। 12th में थोड़ा दिल्ली का हवा लग गया। अच्छा। तो आशिक मिजाज हो गए थे। ओके। तो 12th थोड़ा बर्बाद हुआ, फिर रियलाइजेशन हुआ 12th के बाद। फिर ड्रॉप ईयर में मैं घर पे रहा, कुछ कोचिंग कुछ नहीं किया, और फिर मेरी ऑल इंडिया रैंक 416 थी। I took admission into वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सबसिडियरी हॉस्पिटल। आपने देखा कितनी इजीली बता दी कि बस हुआ, फिर उसके बाद मेरी एक रैंक आ गई, और वो रैंक अंडर 500 आ गई, 416 रैंक थी। हाँ, तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे रैंक आएगा, क्योंकि ना मैंने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, मतलब कुछ भी नहीं। मेरे पास जो ब्रिलियंट ट्यूटोरियल का मटेरियल था, मैंने उस मटेरियल से आइसोलेट कर लिया था। तभी तो यूट्यूब का भी सीन नहीं होता था। तो जो पढ़ा अपने से पढ़ा। मैं तो जनरली, अभी हम बच्चों को बोलते हैं कि आपको इतने टेस्ट सीरीज देने चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने जितना ज्ञान मैं अभी देता हूँ, मैंने अपने टाइम में कुछ फॉलो नहीं किया। अच्छा। मैंने स्ट्रिक्टली जितना मॉड्यूल था। आपके टाइम पे एआईपीएमटी होता था। आखिरी एआईपीएमटी मेरे टाइम पे ही हुआ है। और एम्स की अलग एग्जामिनेशन? एम्स का अलग होता था, मैंने एम्स नहीं दिया था। अच्छा। मैंने डीपीएमटी दिया था, तो हम लोग का डीपीएमटी का भी अलग एग्जाम होता था। और इसका मतलब एआईपीएमटी का एम्स एग्जाम के 1 दिन पहले मेरी दादी की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो घर वालों ने मुझे बताया नहीं था कि दादी की डेथ हो गई है, और मुझे पता चल गया तो मैं भाग के चला गया था। आई थिंक 19 तारीख था उस दिन एम्स का एग्जाम था, तो आई स्टिल रिमेंबर द डेट। तो फिर मेरा मन ही नहीं किया देने का। आई वाज वेरी क्लोज टू माय दादी, और तो मैंने अपीयर ही नहीं किया एम्स। तो उसके बाद फिर मुझे आई वाज क्वाइट सैटिस्फाइड। जैसे कॉलेज चूज करने टाइम भी, मेरे टाइम पे यूसीएमएस एक कॉलेज है दिल्ली का, उसका कट ऑफ ऊपर जाता था, सफदरजंग का नीचे आता था। सफदरजंग यानी वीएमसी। तो मैं ना सर कोचिंग करता था साउथ एक्स में, तो रोज बस से जाता था, तो रोज वो कॉलेज दिखता था मुझे। तो मेरे दिमाग में फिट था कि जाना इसी कॉलेज में। तो भले ही उसका रैंक मेरा उससे बेटर आ गया था, बेटर कॉलेज मिल रहा था, बट आई केप्ट लॉयल्टी टू माय कॉलेज। अच्छा। ये नहीं, मुझे यहीं जाना, तो आई टुक एडमिशन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एम्स और वीएमएमसी बिल्कुल सामने। मेरे पापा ताना आज तक मारते हैं ना मुझे, अरे तुम तो एम्स के सामने वाले कॉलेज से पढ़ते हो ना। ये सही है। तो वो आज तक ही ताना सुनने को मिलता है, क्योंकि आई डिड नॉट गिव द एम्स एग्जाम। तो उनको है कि बेटा का एम्स में हो जाता। ओके।
बट आई थिंक मोर और लेस ठीक है, सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है, आपके पिताजी का बहुत पैसा बच जाता है, तो इट्स ऑल राइट। सही है, और क्या चाहिए यार। मतलब देखा जाए तो इट वाज नॉट अ स्मूथ जर्नी, इट वाज नॉट अ केक वॉक, इट वाज हाँ मतलब तभी बहुत डिफिकल्ट लगता था, बट अब जो जिंदगी मुसीबतें आपको देती है तो लगता है केक वॉक ही था। दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। कि आपके जिंदगी में दुख क्या है? पढ़ने का दुख है, ठीक है। और अब बच्चे बोलते हैं ना कि हमारे पास रिसोर्स नहीं, संसाधन नहीं है। आई थिंक अगर आप चाह लोगे ना तो ना रिसोर्स की जरूरत है, संसाधन की जरूरत है। तुम थोड़ा गुमराह हो गए, हो सकता है मुझे गाइडेंस मिला होता, मैं कोचिंग में रहता तो मैं टॉप 100 रैंक में होता, नहीं भी तो मुझे कॉलेज मिल गया ना, तो क्या गिला सकता। मतलब द पॉइंट इज हम बहुत स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, हम बहुत अप्रोच की बात करते हैं, और आजकल गाइडेंस देने वाला ही बहुत कोई है। मेरे खानदान में पहला डॉक्टर था, तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म तो मेडिकल कॉलेज जाके बात पता चला कि बैचलर से शुरू होता है, हमको एम से मास्टर लगता था। तो इट्स ऑल राइट, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा लोग वही बोलता है ना कि मैं लालटेन के नीचे बैठ के पढ़ा, नहीं ठीक है। तो एमबीबीएस कंप्लीट हुआ था पूरा? हाँ पूरा कंप्लीट किया। हाँ पूरा कंप्लीट। नहीं मतलब कॉमनली यही होता है ना कि जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या तो किसी दूसरी लाइन में जाते हैं तो ड्रॉप आउट, घर वाले पिछवाड़ा तोड़ देते हैं अगर कंप्लीट नहीं करता तो। एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। तो बहुत कम लोग जानते हैं मैंने पीजी में भी एडमिशन लिया था। मैंने फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में फाइनल ईयर तक पीजी किया, डिग्री नहीं लिया। अच्छा। तो ये लोगों को पता नहीं है, बट तब मेरा जा गया था एंटरप्रेन्योरशिप वाला, और तब तक मैं पैसे कमाने लग गया था, सेल्फ डिपेंडेंट। जब तक पिताजी के ऊपर डिपेंडेंट था तब तक उनकी बात माननी थी, उसके बाद मेरी दादागिरी चल गई, तो ऐसा हो गया। तो फिर ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? मतलब यार इतने बड़े मेडिकल कॉलेज से यदि कोई डॉक्टर बनता है, पढ़ाने वाला का भी बड़ा प्रैक्टिस करी थी उसके बाद? ना बिल्कुल, मतलब बताता हूँ स्टोरी। हाँ। तो हुआ क्या था कि आई थिंक मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था। हाँ। तब से मेरे एक बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, डॉक्टर बीसी कवि, उनकी बेटी थी। तो मैंने पहला होम ट्यूशन उसको, और एक और लड़की थी आई थिंक वहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर थे, उनकी, दोनों सेम स्कूल में पढ़ती थी। कोई दिल्ली का स्कूल था। तो वो 400 रुपये घंटा देते थे पढ़ाने का, और मैं घर के पीछे था, हॉस्टल के बिल्कुल पीछे था। तो पहली बार उनको ही पढ़ाया और पढ़ाने में मजा आया मुझे, और उनका रिजल्ट हो गया थैंकफुली, दे आर अब तो डॉक्टर हो गए ये लोग सब। तो मेरा नाम हो गया, और एकदम तब मुझे याद है मैं 1500 रुपये घंटे चार्ज करता था 1 घंटे पढ़ाने का। अच्छा। और दिन में 2 घंटे पढ़ा तो 3000 रुपये आ रहे हैं, मतलब लग रहा है कि साला राजा हो गया। हाँ, तो मैंने थर्ड ईयर में सेंट्रो खरीदी थी एक सेकेंड हैंड, अच्छा, पैसे से, और लग रहा है अब तो लाइफ सेट है। तो फिर लगा कि अरे टीचिंग में तो बहुत पैसा है, यहाँ मैं देख रहा है। और फिर दूसरा ट्रांजिशन है, जब इंटर्नशिप कर रहा था तो बहुत हेक्टिक था। तो जब मैं पेशेंट इंटरेक्शन देखा तो क्या, देखो डॉक्टरी बहुत नॉवेल कॉज है, इट वाज नॉट फॉर मी। मतलब मुझे दुखी लोग नहीं देखे जाते मुझसे। तो मुझे लगा कि यार रोज यहाँ पे दुखी लोग ही देखना है, तो आई विल नॉट डू दिस। और ये नहीं पता था कि क्या करेंगे लाइफ में, या व्हाट, ये कोविड हो जाएगा, ऑनलाइन पढ़ा लेंगे, कुछ नहीं पता था। बट फिर तब मैंने पार्ट टाइम एक मोशन इंस्टीट्यूट था, उसका कोई फ्रेंचाइजी था गुड़गांव में, आई डोंट नो असली फ्रेंचाइजी था नकली फ्रेंचाइजी था, बट वो 4 दिन पढ़ाने का मुझे 40,000 रुपए देते थे महीने का। तो वहां से और प्लस होम ट्यूशन से गुजारा होकर मैं 1 सवा लाख रुपए महीने का आता था। एंड दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। फिर कॉलेज टाइम में थर्ड ईयर में, हाँ थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक फिर यही चलता रहा। फिर ये चलता रहा। कुछ दिन मैंने पेस में भी पढ़ाया, पार्ट टाइम जहाँ मौका मिल जाता था पढ़ा लेते थे, थोड़ा पढ़ा लेता था, और सिर्फ फिजियो पढ़ाता था और कुछ नहीं पढ़ाता था। ओके। पूरा सब्जेक्ट आता भी नहीं था और पढ़ाता भी नहीं था। फिर उसके बाद बीच में मैंने एक मेडिकल टूरिज्म की कंपनी खोली, जो आपने बोला ना प्रैक्टिस करने का। तो मेडिकल टूरिज्म इज कि आप उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान से पेशेंट लाते हो और उनका नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरीज करते हो। तो इंडिया में ये सर्जरी सस्ती है, वहां महंगी है। तो हमने अफगानिस्तान तक में हॉस्पिटल डाला था, मज़ार शरीफ में। अच्छा। तो वो दैट वेंट वेल। फिर थोड़ा वो मार्केट डिक्लाइन किया, टर्की अच्छा करने लगा, तो फिर मेरा भी इंक्लिनेशन उधर से हट गया। तो आई टुक एन एग्जिट फ्रॉम दैट कंपनी। तो वही एक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट हुआ था, टू फ्रॉम हेल्थ केयर। ओके। फिर 2018 मई में मुझे लगता है रोमन से मैं कांटेक्ट में था। रोमन मेरा इमीडिएट सीनियर है, तो रोमन से मैं कांटेक्ट में था ही पहले से। रोमन ने 2018 में कॉल किया। रोमन इज फ्रॉम एम्स, तो मतलब सामने का, पहले से जानते थे हम एक दूसरे को। तो रोमन ने मैसेज किया कि ऑनलाइन पढ़ाएगा। मैंने उससे पहले एक वीडियो नहीं बनाया। मैंने बोला कुछ नहीं, तो ही सेड कि 2,20,000 रुपए दूंगा। अभी 1,00,000 1.5 लाख कमा रहे हैं, घर से काम करने का 2 लाख मिल रहा है, तो व्हाई नॉट। तो फिर मैंने हाँ बोल दिया।
एंड आई थिंक आज भी चैप्टर होगा सेल पढ़ाया मैंने, 21 टेक लिए, एंड आई रियलाइज कि दिस इज नॉट माई थिंग, ऑनलाइन तो नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसे हाय माय नेम इज डॉक्टर आनंद मनी, आई एम एन एमबीबीएस ग्रेजुएट फ्रॉम वर्धमान, मतलब रोबोटिक बहुत, और बहुत गाली भी पड़ी मुझे। हम बताता हूँ स्टोरी। तो जिस चैनल पे मैं पढ़ा रहा था विपिन का चैनल था, तो विपिन का अच्छा फैन बेस था, मैं पहली बार आया तो बच्चे ऐसे कि अबे कौन पढ़ाने आ गया, डिग्री बर्बाद कर रहा है, ये ऐसे बहुत ट्रोल हुआ। अच्छा, विपिन वाज टीचिंग देयर अनअकैडमी उस समय पे, विपिन का ही चैनल अनअकैडमी ने लिया था। एंड रितु मैम पढ़ाती थी, रनिंग हिज ओन वेंचर, आई थिंक ओजोन क्लासेस, ओजोन से पहले की बात, ओजोन से भी पहले की बात है ये, पहले की बात। ओके। तो और विपिन अच्छा पढ़ाता था, निमोइस वगैरह उसका बैक, डेफिनेटली ऑब्वियसली जिसका चैनल है उस पे आपका आ जाता है। तो मुझे थोड़ा स्टेबल, हम लोग बात कर रहे हैं विपिन सर जो यू ऑल नो, है ना, सो उन्हीं की चर्चा चल रही है। सो यस सर, प्लीज कंटिन्यू। तो भाई, तो उसके बाद फिर रितु मैम भी पढ़ाती थी, रितु मैम का भी बहुत अच्छा चलता था। सबसे बुरी हाल मेरी थी, अच्छा, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन मैम डिसेंट, आई थिंक गरिमा मैम भी उस समय, गरिमा बाद में, शी वाज एट वेदांतु, हाँ वेदांतु में थी, हाँ तभी वेदांतु में थी। उसके बाद गरिमा में आई थिंक 2020 में आई होंगी, 2 साल बाद आई। तो 2018 में तो यार लाइव वाचिंग 2 बच्चे देख रहे हैं, एक रोमन देख रहा होता था, एक कोई और मेरी पीपीटी तक रोमन ने बनाई है, मुझे ना पीपीटी बनाना आता था, और उनको भी नहीं आता था कि स्टूडियो सेटअप कैसा होता है। पहले वीडियोस में मैं देखूंगा नीला दिख रहा हूँ, और आई थिंक उस समय पे उस पे चल रहा था पूरा पेन टैब और वो, नहीं स्टूडियो लगा था, स्टूडियो पहला स्टूडियो अनअकैडमी वाला घर पे मेरे यहाँ ही लगा है, और दूसरा रितु भी यहाँ लगा। रितु मैम भी मेरी पड़ोसी थी, ओके, मतलब ऑपोजिट सोसाइटी में हम रहते थे। अच्छा, तो अब जब इनका कैमरा भी जाता था, इनको बैंगलोर से किसी को भेजना पड़ता था कैमरा ठीक करने, इतना डम था मैं, मतलब टेक्निकली इतना इम्पेयर्ड था। और फिर देन द जर्नी स्टार्टेड। फिर 1 साल जैसे तैसे चला, मतलब किसी तरह से सर्वाइवल मोड हुआ था, और मतलब 100 व्यू आ जाता था तो लगता था ओ माय गॉड चमत्कार हो गया। फिर देन देख लिया, कोविड हैपेंड, और एक्चुअल जो सेंस ऑफ अप्रिसिएशन जो बच्चों में मिला वो 2020 में, आई थिंक 2020 में जब हुआ था नीट, उसके बाद बच्चे ने, मैंने कोई प्रैक्टिस सीरीज कराई थी, और ऑनेस्टली सर तो क्या ही बोलूं, वो आकाश का FTS था, मैंने वही सारे सॉल्व करा दिए बच्चों को क्लास में, ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन मिलते जुलते फंस गए, आ गए, बच्चे एकदम पागल हो गए, और तभी कोई और पढ़ाता नहीं था, मैं ही पढ़ा रहा था। तो उस साल अचानक से ओवरनाइट मेरे कोर्सेज बहुत ज्यादा निकलने लगे अकेडमी में, रिकॉग्निशन तब जाके मिला 2020 में, मतलब 18 से 20 तक। 20 में फिर लगा कि हाँ नहीं ठीक है कुछ किया, एंड देन फिर दैट जर्नी वेंट ऑन। 2023 तक मैं अकेडमी में था, 23 में मैंने एग्जिट लिया, एंड आई स्टार्टेड अ स्मार्ट बुक प्लेटफॉर्म फंडाबुक के नाम से, बट ठीक ठाक चला वो। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज फंडाबुक? यार था, अब तो मैंने बंद कर दिया। ओके, फंडाबॉक्स में क्या था, हम कोशिश कर रहे थे कि सेल्फ स्टडी मॉड्यूल बनाने के लिए, जैसे मैंने एक किताब बनाई, ठीक है, और उस किताब के हर टॉपिक का वीडियो लेक्चर आ गया उसके ये बुक है। हाँ, तो इसका 3 प्रपोजिशन था, लर्न, रीड, प्रैक्टिस। लर्न में बच्चा वीडियो की मदद से लर्न कर रहा है, ठीक है, रीड में बच्चा नोट्स एनोटेट कर सकता था प्लेटफॉर्म में, और प्रैक्टिस में AI बेस्ड प्रैक्टिस था, उसी टॉपिक सवाल करवाएगा, सवाल कराएंगे, और सवाल के हिसाब से जो वीक पॉइंट वो बताएंगे। ओके, तो उसके हिसाब से पूरा कंप्लीशन, पूरा सेल्फ स्टडी जर्नी बनाया था। तो मैं चाहता था बच्चे किताब की तरफ वापस जाए, बट आई थिंक मैसेजिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ, बच्चे इसको किताब की तरह ही देखते थे। तो जो कॉस्टिंग ये कंपेयर करते थे, जैसे मेरी क्वेश्चन बैंक की किताब है, तो वो 300-400 रुपए में, अब 300-400 रुपए में तुम्हें सर्वर की कॉस्ट नहीं आती है, करेक्ट, तो दैट डिड नॉट वेंट वेरी वेल, और मैंने बहुत पैसा लगाया उसके टेक में, बट ठीक है। अब तो देन फिर मेरा हो गया कि ठीक है कुछ और करते हैं। तो 2 काम किया मैंने, एक हमने 1-2 मेडिकल कॉलेजेस लीज पे लिए बाहर इंडिया के, और उनको चलाते हैं। दूसरा कोर ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन पढ़ा के मुझे ये समझ में आया कि बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और होता है ऑनलाइन जिसका होता है उसकी मर्जी से होता है, मतलब उसके अपने पोटेंशियल से होता है, हम भले ही क्रेडिट ले लेते हैं, बट ऑनलाइन सिलेक्शन रेशियो कितना है, 2% 3%। तो फिर मैंने यहाँ पे कैंपस लिया, जितनी सेविंग्स थी मेरी, जितने पैसे मैंने कमाए थे वो सब यहाँ झोंक दिया कि देखा जाएगा क्या होता है। ओके, और लास्ट ईयर आई थिंक जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था, और पहले साल मेरे पास 84 बच्चे थे। हम लोग बात कर रहे हैं रेसिडेंशियल कैंपस की, जो कि अभी आपने देखा, इसके क्लिप्स आपको दिखा देंगे अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो। और काफ़ी बढ़िया कैंपस सर ने डेवलप किया है,
और काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे में स्टूडेंट्स को 24/7 ट्रेन किया जा रहा है एंड इट्स सिंपली लाइक गुरुकुल। हाँ, एक गुरुकुल ही है जिसमें कि बिल्कुल एक मतलब जो क्लोज एनवायरनमेंट में बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है। बच्चे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ते हैं, सब कुछ फिजिकल है, सब कुछ पेन पेपर मतलब अपन सब कुछ भी है। एवोल्यूशन अगर देखें तो रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन एग्जैक्टली, नॉर्मल कोचिंग से हम एडटेक की तरफ गए, फिर वापस हम लोग अब गुरुकुल की तरफ जा रहे हैं और रिक्वायर्ड भी वही है। मतलब मुझे था कि टीचर सब जगह अच्छे हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, मुझे था कि वैल्यू ऑफरिंग में मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ। तो मैं ऑफर कर सकता था गाइडेंस, मैं ऑफर कर सकता था मेंटरशिप, मैं ऑफर कर सकता था डिसिप्लिन। मैंने सिर्फ यही 3 चीज इनकलकेट किया यहाँ पे कि मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तुम आओ पढ़ो, मेरा जितना साल का तजुर्बा है मेरे तजुर्बे के थ्रू पढ़ो, और यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी नहीं चलती, यहाँ पे जो मैं बोलता हूँ उतना ही। मतलब बच्चा अपने मन से फलाना किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता, इस लेवल का मैंने माइक्रो मैनेज। जरूरी भी वही है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब उनको ये फोमो हो जाता है, मैं इसका पेपर भी सॉल्व कर लूं, मैं इसका भी सॉल्व कर लूं, और हम यहाँ पे सबका पेपर सॉल्व कराते हैं। मुझे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से परहेज नहीं है। एलन आकाश आज भी सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज बनाते हैं, तो मैं उनकी टेस्ट सीरीज कराता हूँ वाइट लेवल करके, तो वो मैं करता हूँ। तो बच्चे को एक्सपोजर सब कुछ का मिलेगा, बट ये मैं डिसाइड करूंगा कि उनको कौन सा कंटेंट मिलेगा, तो उसके अराउंड ये बिल्ड किया। और इस साल भगवान की कृपा से 234 बच्चे हैं, 300 का मेरा टारगेट था, होपफुली हो ही जाएगा 300 बच्चे। डेफिनेटली। मुझे 1-2 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, क्योंकि जैसे अभी क्या है कि मैं खुद जब रन कर रहा हूँ एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, और हमने भी एक बैच चालू करी सुपर 30 जिसमें भारत भर से बच्चों को बुलाया है, देखा था मैंने। तो प्रॉब्लम उसमें क्या फेस हो रही है मुझे कि यार जब बायो की बात आती है ना, तो उसमें अलग अलग ब्रेन्स के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, और इसमें जैसे फिजिक्स में क्या है यार, फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल्स हैं, अगर वो है तो है। बायो में कई बार ऐसा होता है, बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो वैसा फील होता है। अल्टीमेट वर्डिक्ट किसको माना जाता है? एनसीईआरटी इज द अल्टीमेट? मतलब अभी के हिसाब से, अभी तक, पहले तक लास्ट ईयर के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उस क्वेश्चन के हिसाब से एनसीईआरटी को फाइनल वर्डिक्ट माना जाता था। एनसीईआरटी अगर बायोलॉजी की बात करूं ना, तो प्याज की तरह है। जनरली क्या होता है, हम बहुत ज्ञानी बनते हैं और तुरंत एनसीईआरटी को गलत ठहरा देते हैं। एनसीईआरटी में लैंग्वेज का खेल, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेडली रिटन बुक। आज भी जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक एक लाइन आपको दिख जाएगा। जैसे पेडिग्री एनालिसिस हम पढ़ते हैं, वहां पे उसमें लिखा हुआ है कि पेडिग्री एनालिसिस में कि सीक्वेंस में उम्र के हिसाब से बच्चे बढ़ाते हैं। तो हम सवाल ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा बच्चा इसमें से बड़ा है, तो जो कहीं इट्टू सा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। इस बार एक साइंटिस्ट पे सवाल आ गया था, एक क्या नाम है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पे सवाल आ गया था, तो जो मैंने आज तक नहीं देखा, मैं 10 साल से पढ़ा। ओके। तो एनसीईआरटी उस तरह की किताब है। तो एनसीईआरटी पढ़ना तो जरूरी है, बट अगर आप बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। जैसे आप देख रहे थे अभी बच्चे डाउट पूछते थे मुझसे, तो वो एनसीईआरटी के बाएं दाएं हैं, तो हम एकदम डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं जिससे बच्चा जितना भी डाउट है ये डाउट आके पूछे। आप कितनी बार भी थ्योरी पढ़ा लो बच्चों को, जब तक बच्चा प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक उसके डाउट नहीं आएंगे, और डाउट नहीं आएंगे तब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो हम रिवर्स इंजीनियर करते हैं। तो एनसीईआरटी अच्छी किताब है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना जरूरी है, बट एनसीईआरटी इज द बेयर मिनिमम दैट यू शुड स्टडी। कम से कम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में आपको थोड़ा एनसीईआरटी के बाएं दाएं 10% 15% जाना पड़ेगा। अच्छा, नीट एनटी जाता है एनसीईआरटी के बाहर? मतलब ये भी एक, देखो कॉमनली क्या होता है कि जैसे जब भी कोई ऐसा पेपर आता है, लेट्स से आप कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट जब पेपर दे रहा है, तो कई काउंटर क्वेश्चन तो उसके रेलिवेंस पे आ जाते हैं, और बहुत से ज्ञानी लोग कहते हैं कि भाई जब एनसीईआरटी के बाहर जा ही नहीं रहा है, एनटी नहीं जा रहा है, तो आप क्यों जा रहे हो? तो इस पे आपके क्या ओपिनियन है? इस साल 2 क्वेश्चन टेक्निकली एनसीईआरटी के बाहर था। एनसीईआरटी के बाहर मतलब कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में मेंशन, और वो बोनस नहीं हुआ, मतलब वो रखे गए कोई कुछ बोनस नहीं हुआ, और बढ़िया क्वेश्चन था। मतलब आइडियली पेपर ऐसा ही होना चाहिए। 2022 में नीट का पेपर अच्छा आया था। फेक वाला तो ठीक था, फेक वाला घटिया क्वेश्चन था, तो सही, वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। अच्छा, फेक वाला तो मतलब क्यों उसका आंसर आना चाहिए था कुछ पर, वो नहीं आया। जैसे पेडिग्री वाला सवाल था, अच्छा कोई सवाल था, मतलब बच्चे को फील करने वाला सवाल था। 2-3 और सवाल थे, एक एड्रिनल हार्मोन वाला, तो बच्चा रट लेता है, तो वही दिक्कत होता है। उसने बोल दिया कि सर एनसीईआरटी लिखा है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स रेगुलेट कार्डियक एक्टिविटी।
किस तरह से रेगुलेट करता है वो नहीं देखा बच्चे ने। और फिर उसमें टीचर्स भी बोल रहे इससे बोनस मिलना चाहिए। एग्जैक्टली एक्चुअली क्या हुआ था कि इसमें हर इंस्टीट्यूट के भीतर इतने सारे ओपिनियंस आ रहे थे। अब जैसे हम लोग भी, हमारा पैनल जब बैठा बायोलॉजी का, तो बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस आए। फिर मैंने जब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में बात करी, वेदर इट बी अनअकैडमी, PW, XYZ कहीं पे भी, तो वहाँ के हर टीचर अपनी अपनी एक थ्योरी दे रहे हैं। तो ऐसे में वो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, मतलब किस तरीके से ये लोग जज करते हैं? नहीं सर, आंसर सारे सही थे। एक फिग वाला कंट्रोवर्शियल था जिसका आंसर सही होना चाहिए, बाकी सारे आंसर्स लॉजिकल थे, सही थे। अच्छा, कोई इशू नहीं था उसमें। जैसे वो पेडिग्री वाले में भी जब यहाँ कैरियर दिया हुआ है भाई, डॉट लगाया, कैरियर होता है, कैरियर एक्सट्रीम रिसर्च के लिए यूज करते हैं, अंडरस्टूड है वो। मतलब आई उसमें कोई था नहीं, पता नहीं 4 लोग मिलके गलत कर रहे थे उसको सॉल्व, तो कोई नहीं, बट मतलब बट ठीक है, मतलब वो कोई इशू नहीं है। तो मतलब इन शॉर्ट अच्छा पेपर था और पेपर ऐसा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा, ये एक और मुझे पॉइंट आपसे डिस्कस करना है कि आई थिंक जो प्रेडिक्शंस का ट्रेंड है वाईटी पे, बहुत अच्छा हुआ। नहीं वाईटी पे जो प्रेडिक्शंस रहते हैं ना कि यार ये आएगा, इस तरह का आएगा, वो शुरू अगर किसने किया, हम इस बात पे जाए, तो मुझे लगता है कि शायद वो आप ही ने शुरू किया है। क्या प्रेडिक्शन कि इस प्रकार का पेपर आएगा, ये होगा, पेपर नहीं, इस तरह प्रेडिक्शन मैं कहाँ से स्टार्ट करता था कि मैं नीट पोस्ट, देखो इवन मुझे लगता है कि अपडेट्स का भी खेल आपने चालू किया था, ये है ना? यूट्यूब पे कचरा करना तो स्टार्ट तो मैंने किया, ये बात तो सही है। चलो ये एक्चुअली होता क्या था, मैं बताता हूँ कैसे होता था। जैसे प्लेबुक यूट्यूब का बहुत सिंपल था पहले। लोगों को कम समझती NMC NTA क्या करता है। मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था तो मुझे आता था। तो मैं जो पॉपुलर हुआ क्या था, तभी एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल। जी टीवी पे लाइव आके उन्होंने बोल दिया नीट पोस्टपोन नहीं होगा। और उसके 15 मिनट बाद मैंने वीडियो में बोला नीट पोस्टपोन होगा। ये 2020 से चल रहा है और हो गया पोस्टपोन। तो मैं जनरली नीट पोस्टपोन वीडियो बनाता था और अपनी NCERT रिव्यू जो ऑनलाइन यूट्यूब पे कराता था, वहां बच्चे ला देता था। अच्छा, तो उस वीडियो पे 4 लाख व्यू है, 10,000 बच्चे देखने आए, 5-6 हजार बच्चे तो टिक जाते थे ना। बिल्कुल। तो स्टार्ट वो प्रोसेस गलत था, बट इंटेंट था कि बच्चे पढ़ाई की तरफ जाएं और तभी कोई कंपटीशन था, मैं ही करता था बच्चे। अब तो नोटिफिकेशन आता है तो हम न्यूज चैनल की तरह रखते हैं और मुझे अब आलस भी आता है क्योंकि कर लिया मैंने अपने टाइम पे खूब स्ट्रेटेजी फैटेजी जितना था वो गया कि जो करके छोड़ दिया, फॉलो कर रही है। तो ये सब पूरा आईपैड पे पढ़ाना, यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट किया। NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ाना, मेरी NCERT रिव्यू सीरीज ना, जो लाइन बाय लाइन लोग NCERT पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले मैंने NCERT रिव्यू स्टार्ट किया था, उसके VT ने स्टार्ट किया था। अच्छा, वो सेम हम लोग का दोनों का सेम होता था और तभी खूब ट्रोल हुआ था। केमिस्ट्री में भी केमिस्ट्री VT पढ़ाता था ना, NCERT लाइन बाय लाइन, इनऑर्गेनिक पढ़ाता था। हाँ, तो सुबह 6:30 मेरी क्लास होती थी और VT के 7:30 होती थी और VT के भी लगभग अच्छे बच्चे आते थे उस टाइम पे। और तभी तो मैं ट्रोल भी हुआ था कि अरे NCERT लाइन बाय लाइन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा रहा है, जो ट्रोल कर रहे थे वही पढ़ा रहे हैं। तो NCERT का सिग्निफिकेंस उस टाइम से इंपॉर्टेंट था क्योंकि 19-20 में जब पेपर हमने देखा ना तो हमें समझ में आ गया कि पेपर ऐसा ही आ रहा है। ये 2025 तो वन इन अ टाइम अपॉर्चुनिटी था जहां पे बच्चों को धप्पा कर दिया NTA ने, सीधा समझो आपकी वो अपनी इज्जत बचा रहा था। मतलब NTA ने ऐसा निर्देश दिया होगा कि एक काम करो, फिजिक्स मॉडरेट बना दो, केमिस्ट्री मॉडरेट बना दो, बायो मॉडरेट बना दो। जनरली 2022 में भी पेपर टफ आया था लेकिन एक सब्जेक्ट का टफ आता था, या 2018 में एक सब्जेक्ट का फिजिक्स का टफ आया था। इस बार तो इन्होंने बायो भी लेंदी कर दिया, फिजिक्स भी लेंदी कर दिया। तो ये तो वो था कि उनको इंश्योर करना था कि 700+ नंबर नहीं आए। अच्छा, ये जो अपना सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होता है, इसको लेके आप सेटिस्फाइड हो? NTA का, नीट का जो ये पूरा प्रोसीजर है यार, क्योंकि सी मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एग्जाम नहीं दिया। हाँ, मैंने एग्जाम नहीं दी, मैं उस सेगमेंट पे नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आपने तो वो इन एंड आउट देख लिया प्रोफेशन, मुझे लगता है कि जो PG तक जा चुके हो, सो यू कैन कमेंट बेटर कि ये जो पूरा प्रक्रिया है 2-3 साल और लूप बन जाता है, 7-7 साल बच्चा नीट देता रहता है। नहीं, ये तो सबसे पहले NTA को कुछ काम करना चाहिए, अटेम्प्ट लिमिट लगाना, अटेम्प्ट लिमिट लगा 3 साल, नहीं तो आप जवान बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। एग्जैक्टली, मतलब 16 साल से बच्चा कर रहा है, 24 गला फट गया। एक्चुअली पंगा ना गलती कहीं ना कहीं हम लोगों की भी है, मेरी तो नहीं है इसमें, क्योंकि क्या होता है कि हम ग्लोरीफाई करते हैं 5 साल ड्रॉप को। ठीक है, अब होता क्या है कि हम एक बच्चे का वो 5 साल ड्रॉप का जर्नी दिए, 5 साल ड्रॉप के बाद उसको कॉलेज मिल गया, ठीक है, बट हम ये नहीं दिखाते कि 7 साल ड्रॉप लेके भी जिसको कॉलेज नहीं मिला वो फिर BSc कर रहा है, उसके मेंटल हेल्थ का क्या हाल होगा। उसके दोस्तों की शादी हो गई है, सेटल हो गया इंजीनियरिंग करके या कुछ और करके,
जो भी 50,000, 55,000, 60,000 रुपए कमा रहा है, और इसने अपनी 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर की जर्नी स्टार्ट की। एग्जैक्टली 7 साल बहुत टाइम, बहुत लंबा समय होता है। और मुझे भी ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से पोर्ट्रे किया जाता है कुछ चीज़ों को ऑनलाइन में, क्या हम हमारी जनरेशन को मीडियोकर बना रहे हैं? क्या हम उनको जो है उनके इंटेलेक्ट को कम कर रहे हैं भाई? क्योंकि ये आज नहीं तो कल उनके सामने चीजें आएंगी। हाँ, आप अभी बता रहे थे ना, आप किसी मेडिकल कॉलेज जाओगे, आप मेडिकल कॉलेज के किसी बच्चे जाके पूछ लेना, जो बच्चा 4 साल 5 साल ड्रॉप लिया है, उससे पूछना कि क्या वाज इट वर्थ इट। यूट्यूब पे हाँ बोलेगा, आपको देखना क्या बोलेगा, क्योंकि इट इज एग्जॉस्टिंग। हमें लगता है कि हम नीट निकाल लेंगे तो सब कुछ हो गया। भाई उसके बाद आइए फर्स्ट ईयर में आपकी ज्यादा बैंड बजती है। मेरे सर नीट यूजी से ज्यादा फर्स्ट ईयर के कोर्सेज बिकते हैं, और सारे एम्स मैमसी यूसी के बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, और वो बेचारे समर्पित है। मतलब वो ऐसे हैं कि सर बता दो प्लीज कैसे करना है, क्या करना है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि यूजी में तो उनको जरूरत से ज्यादा गाइडेंस है, फर्स्ट ईयर में कोई गाइडेंस नहीं। वही सेम किताब पढ़ना है अपना, कोई नोट्स नहीं बना रहा, कोई लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट नहीं करना। आओ मैदान जंग में तब पता चलता है। फिर नीट पीजी निकालो, नीट पीजी में यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट डॉक्टर्स, फिर बोल लो कि नीट बहुत टफ है, या ये है, ऐसा है, वैसा है, तो वो इशू है। तो लोग, एमबीबीएस इज वेरी टीडियस, और अगर आप टीयर 1 टीयर 2 में रह रहे हो तो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर ने तो आपका गुजारा भी नहीं होना। गांव में चल जाएगा काम, दिल्ली जैसे शहर में, अच्छा आप बताओ ना, भोपाल में सिर्फ कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, क्या आपको खांसी भी हुआ तो एग्जैक्टली माय पॉइंट, क्योंकि आपके पास एमडी के ऑप्शंस है। एग्जैक्टली तो 5.5 साल का एमबीबीएस, 3 साल का पीजी, जब आप ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, 10 साल मोर और लेस, ठीक है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो जर्नी 15 साल होगी। तुम जीते 60 साल हो, 40 साल तक तुमने अपने आप को सेटल होने में लगा दिया, 20 साल जी के क्या करोगे? तो वर्क लाइफ बैलेंस शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो रहा है 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट, उसके बाद तो आपको लेना ही चाहिए, और सरकार को भी इस पे रेगुलेशन लाना चाहिए। यूपीएससी एग्जाम में जब अटेम्प्ट है तो आपको नीट में तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो यही होगा 30 साल तक बच्चा तैयारी कर रहा है। अच्छा एक और बात बताओ कि जैसे जो फर्स्ट ईयर होता है, इसमें इस बायो की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फिजिक्स तो हट जाता होगा, केमिस्ट्री वगैरह मतलब थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोपी होता है, ये सब होता है, कुछ होता है। तो मतलब जैसे विस्कोसिटी हम लोग पढ़ाते हैं, जितना काम आ रहा है ना, आई थिंक कि ब्लड की वो विस्कोसिटी, हाँ एग्जैक्टली। फिर बफर पे पढ़ाते हैं, पीएच पढ़ाते हैं, ये तो इसमें जैसे यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई एनसीईआरटी बस ये रटे जाओ। अब वहाँ तो कई किताबें होती होंगी, काफी कोई सिलेबस ही नहीं है, एस्टैब्लिश नहीं है। आईएमपीस पे काम चलता है, सीनियर के सहारे आपका गुजारा चल रहा है कि बता दो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेगा बच्चा। एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कल तक आपने उसको कुएं का मेंढक बना के रखा हुआ है कि इसके बाहर सोची मत, आया तो डांट दिया, और जिस दिन वो हॉस्टल, जिस दिन कॉलेज में गया, उसको एकदम नई दुनिया मिल रही है। तो नई दुनिया, आप ये भी सोचना, अभी तक तो वो एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, टिक 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 ऑप्शन है उसके पास, उसको रिकॉल नहीं करना। अभी उसको 3 पेज का आंसर लिखना है। यहाँ बच्चा एपिडेडमिस का स्पेलिंग सही से नहीं लिख रहा तो वो लॉन्ग आंसर क्या लिखेगा? तो वो तो ट्रांजिशन हो जाता ना। आइडियली हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे बना था, बच्चा सीबीएसई से सब्जेक्टिव भी लिख रहा है, ऑब्जेक्टिव एक एमसीक्यू एग्जाम दिया और फिर मेडिकल कॉलेज में चला गया। मेरे टाइम के पहले तक तो 2 एग्जाम होता था आईपीएमटी का, एक ऑब्जेक्टिव होता था, एक सब्जेक्टिव होता था। अच्छा, तो वो बच्चे बेटर डॉक्टर्स बनते थे ना। एग्जैक्टली तो हमें उतना दुख नहीं होता था मेडिकल कॉलेज में। आज वाले तो रो देते हैं क्योंकि उन्होंने इतना ही पढ़ा, चैप्टर हट गया, ब्रीदिंग चैप्टर ही नहीं है, ऑस्मोसिस, पैसिव डिफ्यूजन, ये तो उनके लिए जो फर्स्ट ईयर आता है ओवरवेलमिंग हो जाता है। एनाट, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी अपने आप में 5 सब्जेक्ट है और सब याद करना है, कर लो। अभी तुम नेमोनिक्स खेलते हो, अभी हम बच्चे को ना चिड़िया का भी नाम नेमोनिक्स से याद कराएंगे। वहां जब एक एक मसल, एक एक नर्व, एक एक हड्डी याद करना है, निमोनिक्स के लिए निमोनिक्स करवाना, तो कर लो अब निमोनिक्स। जब तुम्हारा ब्रेन रॉट 12th में इतना हो गया तो तुम मेडिकल कॉलेज में क्या करोगे? और इसीलिए इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। मैं आई एम वेरी अगेंस्ट निमोनिक्स। यहाँ बच्चा बोलता है सर ये निमोनिक्स चांटा खाता है। तो अच्छा, एक जैसे अब ये थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑनलाइन की अगर बात करें तो ऑनलाइन में मतलब मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ होती है, ऑनेस्टली एकदम बता रहा हूँ, वो ये है कि यार अननेसेसरी जब आप इमोशनल कार्ड खेल के बच्चे को बांधने की कोशिश करते हो, जो कि मतलब मैंने अपनी पूरी जर्नी में कभी किया नहीं। मतलब मैं बहुत अपफ्रंट हूँ इस चीज में कि भाई पढ़, ये है, यही काम आएगा। तो इस चीज को आप कैसे देखते हो? या तो आपके जो अभी जूनियर्स होंगे, कई सारे कई लोग ऐसे पढ़ा रहे हैं भी आपके जूनियर्स, होता क्या है ना कि सर ये ना एक ऑक्यूपेशनल हैजार्ड हो गया। बेसिकली क्या है कि
लेट्स से एक बेसिक एग्जांपल देते हैं, नीट 23 लाख बच्चा देता है, जिसमें से क्वालिफाई सिर्फ 11 लाख बच्चा करता है, ठीक है। 11 लाख बच्चा तो सोचो ऐसा है जो क्वालिफाई भी नहीं कर रहा। आपका फैन ज्यादा वो बच्चा होता है जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं, जो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली। टॉपर बच्चा एक बार एग्जाम के बाद आपको मैसेज करने आएगा। टॉपर बच्चा आपके लिए जंग नहीं लड़ता। टॉपर बच्चा नहीं बोलता आनंद सर इज ग्रेट। टॉपर बच्चा किसी और के चैट में जाके नहीं करेगा। मैंने जिन टीचर से पढ़ा है और अभी भी पीजी में पढ़ता है, मैंने तो चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनका। निंजा नर्ड मैं फॉलो करता हूँ, मैं उनका लेक्चर देख के फिर अपना बना के फिर पढ़ाता हूँ। मैं दिखा देता हूँ निंजा नर्ड मैंने सब्सक्राइब ही नहीं किया, ना लाइक किया, मैं देख रहा हूँ लेक्चर। तो जो टॉपर माइंडसेट वाला बच्चा या जो डिसेंट एवरेज बच्चा होता है, उसको जिस टीचर का जितना कंटेंट चाहिए वो देखेगा। वो आपको भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, किसी को भी देख रहा है। ऑनलाइन एक्सक्लूसिविटी नाम का कोई चीज नहीं होता कि बच्चा एक्सक्लूसिव है। उसने एनसीईआरटी रिव्यू जैसे 2019 या 20 आई थिंक आकांक्षा कौन से बैच की थी, रैंक 2 होती तो मिली, तो बोली कि सर एनसीईआरटी रिव्यू आपकी देखी थी। हालांकि बच्चा तो कहीं और का है, और मैं भी क्यों क्लेम करूंगा कि मेरा बच्चा है, मेरा क्या रोल है, 10 सोर्सेज से पढ़ रहा है। एग्जैक्टली। तो ऑनलाइन जो सॉरी इमोशनल वाले बात पे था, तो क्या होता है अगर आपको मास टीचर बनना है तो आपको एड्यूटेनमेंट करना पड़ेगा, एजुकेशन नहीं करना पड़ेगा। दिस इज सैड बट दिस इज द हार्श रियलिटी, एंड दैट इज व्हाई पहले क्या था कि ऑप्शन नहीं था बच्चे को, तो अच्छे बच्चों की नंबर फिर भी ज्यादा थी। आज अच्छा बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है, आज अच्छा बच्चा एलन आकाश एसआरजी वैसारजी बैच में पढ़ रहा है, जो डिसेंट इनफ बच्चा, और जो ड्रॉपर बच्चा है वही यूट्यूब पे है, और वो सब जगह मुंह मार के आ गया है और वो अपने हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है। तो जो नया बच्चा जो आपका है, वो ऐसा बच्चा जो क्लूलेस है, उसको क्लास में इंटरटेनमेंट चाहिए। तो मैं टीचर्स की गलती नहीं मानता हूं जो एड्यूटेनमेंट कर रहे हैं, बट इन एन आइडियल वर्ल्ड ऐसा नहीं होना चाहिए। बट पापी पेट का सवाल लोग कर रहे हैं, करेंगे ही ना, आप रोक सकते हैं। एक और चीज के जिस तरीके से कुछ लेट्स से जो टीचर्स हैं जो कि एमबीबीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं, द वे दे पोर्ट्रेट देयर जर्नी इन दी व्हाट वी कॉल हॉस्पिटल्स एंड आईसी वार्ड्स वगैरह में जिस तरह के वीडियोस वगैरह बना के डालते हैं, ऐसा होता है? मतलब ये डेकोरम होता है हॉस्पिटल का? मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं जाके अननेसेसरी के वीडियोस बना रहा हूँ, बता रहा हूँ यहाँ पे हमारी ये है। अब बेसिकली डिसिप्लिन होता है हर चीज का, तो चलता है क्या हॉस्पिटल्स में? नहीं, टेक्निकली नोटिस आ जाता है। अगर आप वेल टू डू नहीं है तो आप पे नोटिस आ जाएंगे। आप रिकॉर्ड, वैसे तो पहला चीज है मेडिकल एथिक्स के अगेंस्ट है कि आप पेशेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, पेशेंट को भी रिकॉर्ड करना कर ही नहीं सकते आप, पहला पॉइंट है, ठीक है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, और आपके मतलब अलाउड ही नहीं है, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर उस हद तक हम बात करें तो ये वैसा होता है। दूसरा, जो एमबीबीएस इन्फ्लुएंसर्स जो भी है, इन्फ्लुएंसर्स के लो, कंटेंट क्रिएटर्स के लो, जो ग्लोरीफाई करते हैं एमबीबीएस लाइफ, 3 साल बाद आप देखना उनमें से कोई पीजी नहीं कर रहा होगा, वो खुद छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में। तो जो जिसके लिए मोटिवेट कर रहा है वो खुद वो काम छोड़ चुका है। हाँ, ये काफी मतलब हाइपोक्रेटिक बात है। ग्लोरीफाई नहीं करो, जैसे मैं कभी ग्लोरीफाई नहीं करता एमबीबीएस को। मुझे भी लगता है कि यार एटलीस्ट टेल देम द रियलिटी। भाई एडवांस की अगर तैयारी करवा रहा हूँ मैं, तो मैं बताता हूँ कि भाई इसके बाद भी तेरे को वहां जाके पढ़ना है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि आईआईटी में जो है कुछ बिल्कुल अलग स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड नहीं है, काम चल रहा है। और जो जितने भी डॉक्टर्स, अभी डॉक्टर्स क्या इंटर्न तक जो जाते हैं, हाँ। भाई इंटर्नशिप में आपको पेशेंट थोड़ी छूने देता है। भाई आपके पास टेम्पररी लाइसेंस मिलता है इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप पहले तो वैसे भी तुम खड़े होकर देखते हो सर, तुम्हारा काम होता है पेशेंट हिस्ट्री लिखना। तो जो लोग बोलते हैं आज मैंने ये वाला केस देखा, अरे कुछ क्या बात कर रहे हो, मैं सब पढ़ा हूँ, मैंने कोई केस नहीं किया होगा इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप में थोड़ा बहुत होता है। इंटर्नशिप में तुम असिस्ट करते हो ना, तुम तुमको पता है इंटर्न है, तुमको तो तुम लोग ऐसे ऐसे करके देखते हो कि कोई केस चल रहा है तो यार ये तुम ट्रीट थोड़ी करते हो। शॉकिंग बात थी भाई, क्योंकि मैंने कई सारी ऐसी रील्स देखी थी, तो मैं भी ये सोच रहा था कि होता होगा यार फाइनल ईयर में लोग आते होंगे दिखवाने, क्योंकि लोग तो ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि बस अभी सर्जरी करके आए फाइनल ईयर और एग्जाम देने चले गए। अरे तो और फिर लेक्चर लेने आ गए। आजकल स्क्रब्स भी हो गया। नहीं तो आजकल लोग स्क्रब्स भी पहनने लगे ना। तो आजकल का ट्रेंड है कि स्क्रब्स पहन ले। पीजी में हाँ,
और वो एक कॉलेज ही देता था, मिलता था। अब तो लोग खरीद लेते हैं, मैं भी पहन के फोटो डाल देता हूँ एकदम स्टेथोस्कोप स्क्रब के साथ, जो कि अस्पताल गए हुए 3 साल हो गया है। ये सही है यार। तो नहीं होता ऐसा कुछ। इंटर्नशिप तक तो यार कुछ नहीं आता इंटर्न को, मतलब कुछ नहीं, हवाबाजी है बेटा। हाँ तो अपना अपनी अकल मतलब लगाओ, ग्लोरीफाइड दिखावट में ना लाइफ है, इट इज नॉट उतना अच्छा। वो दिखाना चाहिए था कि जब एचओडी गाली दे रहा है तुमको, जब एचओडी तुमको प्रैक्टिकल में फेल कर रहा है, जब एचओडी तुम्हारा सार्कास्टिकली तुम्हारा मजा ले रहा है, ठीक है, वो सब दिखाओ। अच्छा, एक और अब इससे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि यू हैड अ जर्नी ऑफ योर मेडिकल लाइफ, आपके एक लंबा एक्सपीरियंस रहा, टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा, टीचिंग की एक बहुत अमेजिंग जर्नी रही। एंड लेट मी टेल यू, वैसे तो आप सब जानते हैं, बाकी जो नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं टीचिंग फ्रेटर्निटी से, तो मैं कुछ चीज़ें, 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता सकता हूँ कि आनंद मनी सर इज़ वन ऑफ द टीचर्स जिनके द्वारा यदि कोई चीज़ आई है तो दैट इज़ ट्रीटेड एज अ फाइनल वर्डिक्ट टुडे ऑल्सो। के लोग देखते हैं कि पीपल लुक फॉर योर ओपिनियन, दे वांट टू हियर योर ओपिनियन एंड दे सर्च के अगर कोई कंट्रोवर्सी आई है किसी क्वेश्चन पे, किसी सब्जेक्ट में, तो इनका क्या ओपिनियन है उसके बारे में। तो बेसिकली सर क्या हुआ ना, शुरू से ही मतलब मुझे गालियां भी पड़ी। जैसे लास्ट ईयर सब लोगों ने रीनीट का समर्थन किया था, देखा होगा आपने ना। तो मैं एक लौता था जो मैं कह रहा था कि रीनीट नहीं होना चाहिए, रीवैल्यूएशन होना चाहिए, क्योंकि रीनीट पॉसिबल नहीं था और इवेंचुअली वही हुआ। तो बेसिकली सर आप सही मैसेज पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को। बच्चे अभी गलेबल है ना, आज 2 गाली दे देंगे, माँ बाप कभी अच्छे थोड़े लगते हैं बच्चों को। तो जो बच्चा सुनना चाहता है अगर आप वो बोलोगे तो आप लॉन्ग टर्म नहीं चल पाओगे। तो वही है। हाँ, ये बात मुझे भी पहले बहुत पहले ये बात मैंने सुनी थी, ऑलमोस्ट ऐसी बात कि सी इफ यू स्पीक योर हार्ट आउट, जो आपको कहना है अगर आप वो कह रहे हो तो हो सकता है कि 100 के बदले 1 इंसान सुनेगा, लेकिन वो लाइफ भर आपका फैन रहेगा, लाइफ भर आपको याद रखेगा। और दूसरा स्पीकर होता है जो ये डिसाइड करके जाता है कि पब्लिक क्या सुनना चाह रही है, मैं वही बोलूँ। वो चीजें मोमेंटरी रहती है। बहुत कम लोग यूट्यूब पे ब्लंट बात करते हैं। जैसे मुझे एक बड़ा नीट प्रेप वाले सर हैं, कपिल सर, एकदम टू द पॉइंट अपफ्रंट बात करते हैं, तो मैं बहुत बढ़िया लगता है। तो ऐसे मतलब कुछ लोग हैं जो एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं और ठीक है, उनका क्या है, ग्रोथ स्टेडी ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ हो रहा है, एक्सपोनेंशियल नहीं हुआ, कुछ ओवरनाइट कुछ नहीं फटेगा, ठीक है। बट वो ठीक है ना सर, क्या फायदा ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, कांस्टेंट कर्व अच्छा लगता है ना, तो वही एग्जैक्टली। अच्छा, अब आते हैं आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी पे, कैसी क्या एक्सपीरियंसेस रहे। मैंने आपकी एक TEDx टॉक में सुना था दैट यू लव chaos। आई यूज्ड टू यार, अब तो मुझे शांति चाहिए। तो मतलब ये भी काफी शॉकिंग बात है कि यार ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड टीचर्स, और जितना, अगर बिल्कुल ब्लंटली कहूँ तो जितना इन्होंने कमाया है भाई, अगले 10 साल में भी टीचर्स नहीं कमा पाएंगे। ये और भी कुछ हमारे मित्रजन है ना। तो उसके बाद फिर सडनली अपना स्टार्टअप वगैरह और ये सारी चीजें, क्या थॉट था इसके पीछे? तो बताता हूँ सर। तो हुआ क्या ना, तुम आई सोल्ड माय कंपनी अकेडमी, पता ही होगा आपको। तो उस टाइम व्हिच वन, फंडा बॉक्स? नहीं, इनकाउंट्स के नाम से कंपनी, जो आपकी काउंसलिंग वाली थी। मतलब सेल्फ स्टडी मॉड्यूल था, मतलब एआई बेस्ड स्टडी प्लानर था। अच्छा। तो जिसको अनअकैडमी इंप्लीमेंट करने वाला था, किया नहीं उन्होंने एनीवेज में। तो ठीक ठाक पैसे मिल गए, मतलब आई डिसेंट, मतलब हाँ मैंने टेक में ठीक कमाया, ऐसा नहीं है अपने टाइम पे बहुत, बिकॉज अर्ली मूवर एडवांटेज था, तभी कोई और था नहीं, तो वैसा वाला था। फिर हुआ कि इंसान को जो चीज ले डूबता है उसका घमंड होता है। तो थोड़ा पैसा आने बाद जो इंसान ग्लैमर बाइक पे चलता था, मर्सिडीज खरीद लिया, तो घमंड के अंदर आता है। तो मुझे लगा अब तो अपना ही टेक साम्राज्य, मतलब मजाक थोड़ी है। तो कमिंग टू दैट जर्नी, तो शुरू में मैंने एकदम पूरा खोल के पैसा खर्च किया, एकदम सब फंडा बॉक्स में जैसा बताया मैंने, स्पेंड अ लॉट की, करेंगे, बड़ा बनाएंगे, सब कुछ नया देके जाएंगे बच्चों को। ऐप वगैरह भी आपका चल रहा था? सब कुछ टेक टीम रखा, टेक का टी नहीं आता था, मतलब तो बहुत लूटा भी लोगों ने। लाइव क्लासेस वगैरह सब चल रही थी उसका प्रॉपर? सब कुछ। AWS का सर्वर का कॉस्ट 7 लाख रुपए का जाता था महीने का 7 लाख रुपए का सर्वर कॉस्ट था। फिर उसके बाद बहुत खर्चा किया, मतलब मैंने टेक पे बहुत पैसे डुबाए, और एक्चुअली उतना पैसा लगना नहीं चाहिए था, मुझे आइडिया नहीं था जिन लोगों को रखा, तो एनीवेज, तो वो मतलब 2023 जनवरी को मैंने अकेडमी छोड़ा है, और आज कितना, जुलाई 2025 है। आई डोंट थिंक मैंने 40 कौड़ी इनबाउंड हुआ होगा टोटल, अगर नेट देखो तो 2 साल से लॉस पे है। स्पेंडिंग बर्निंग चल रही है। तो
ऑफलाइन बाय वर्च्यू प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज टफ। जब आपके अकाउंट में अच्छा मतलब पैसा क्रेडिट होता था हर महीने, अब पिछले 2 साल से कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ जा ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भूखे मर जाऊंगा मैं, बट दैट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ। थोड़ा लगता है कि पहले ट्रैवल कर रहे थे आप, 7 स्टार होटल्स में रह रहे थे, सब आदत तो हो गई थी वैसी। अब जब अपना खर्च होता है लेक्चर्स ले रहे थे, तो अब जब अपना होता है तो उस टाइम पे आपको एक एक चीज सोचना पड़ता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप मेक्स यू वेरी हम्बल। तो दूर के क्या होता है, हम बहुत शिकायत कर लेते हैं कि अनअकैडमी ने ये गलत कर दिया, XYZ ने ये गलत कर दिया। जब अपने आते हो ना, आप देखते हो कि वो गलती क्यों हुई। तो दैट एंटरप्रेन्योरशिप कुछ सिखाता नहीं सिखाता, आपको संघर्ष करना जरूर सिखा देता है, एंड इट मेक्स यू वेरी हम्बल। तो मेरे लिए एंटरप्रेन्योरशिप वही था कि मुझे समझ में आ गया ये मेरी चीज नहीं है। मुझे अब कुछ बहुत बड़ा नहीं करना, मुझे $1 बिलियन कंपनी नहीं बनानी, मुझे है रोजी रोटी मेरा चलता रहेगा। ठीक है, जो आप शौक थोड़े पाल लिए, शौक चलता रहे, कुछ कमाऊं, कुछ दुनिया को देके जाऊं। अब वही वाला मोड पे आ गया। क्या शौक है? शौक मुझे पढ़ने पढ़ाने के अलावा घूमने का बहुत शौक है। आई लाइक ट्रैवलिंग। गाड़ियों का भी शौक है मुझे। ओके। और घड़ी का शौक। तो ये 3 शौक हैं मेरे। गाड़ी का शौक अभी पूरा नहीं हो पा रहा, पैसे नहीं बचे हैं। और मर्सिडीज है तो सही और भी लेनी है। मतलब अनअकैडमी में होता तो 2-3 बदल दिया रहता मैं। अच्छा। क्या है लिस्ट में और कौन सी है? रोल्स रॉयस? रोल्स रॉयस इज शॉफर ड्रिवन कार, मुझे पसंद नहीं है। लैम्बो, आई वुड लैम्बोर्गिनी में ले लूंगा तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो ये जो ट्रांजिशन आया आपका कि हर महीने इतना इतना पैसा आ रहा था और हर महीने इतना पैसा जा रहा है, फैमिली वालों ने इसको किस तरीके से देखा और उनका क्या कहना था? मेरे पिताजी सर प्रोफेसर हैं, तो वो पहले भी खुश नहीं थे, अभी भी खुश नहीं है। अच्छा। पहले उनको था कि he wanted you to become a डॉक्टर, हार्डकोर डॉक्टर। उनका ये नहीं था कि मैं पैसा कमाऊं। हाँ। उनका ये था कि उनको फोन आए कि अरे आनंद को दिखाना है, नंबर लगवा दीजिए। तो ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ मी। एंड द ओनली टाइम उनको लगा कि मैंने जिंदगी में कुछ किया, पैसा वैसा नहीं समझ आता था, तो मैं उनको स्टेशन से लेके आ रहा था। तो अनअकैडमी ने ऑफलाइन सेंटर्स नए खोले थे, तो पैन इंडिया मेरे ही बैनर्स पोस्टर्स लगाए थे सब जगह। तो एक बिलबोर्ड था, वहां पे मेरा ऐसा बड़ा सा फोटो लगा था। पापा बोले तुम्हारा फोटो भी लगा है? तो उनको क्या पता यूट्यूब पे क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या था। तो दैट डे उनको लगा कि हाँ नहीं, इसने कुछ किया, कुछ अच्छा किया। नाइस। अब तो ही हैज गॉटन यूज्ड टू विद द आइडिया। और मतलब बहुत एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, तो ऐसा कोई खर्च भी नहीं है कि लगे कि ये पैसा नहीं आ रहा। मतलब गुजारा लायक पैसा तो कमा लिया है, तो ऐसा। अच्छा, यहाँ पे जो जर्नी रही आपकी, रिसेंटली एक वीडियो देखा था, काफी आप नाराज हो रहे थे एक एडटेक कंपनी पे, तो वो जो केस था एग्जैक्टली क्या हुआ था? और यार हाँ बताता। तो आपने देखा होगा मैंने अनअकैडमी छोड़ा, मैंने कभी आई एम वेरी एंटी कंट्रोवर्सी। मुझे नहीं पसंद है कंट्रोवर्सी, ना मुझे ये सब ड्रामेबाजी पसंद है। मैं अपना दुखड़ा लेके बच्चे के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो मेरा एक टीचर था यहाँ पे, फिजिक्स पढ़ाता था, और आयरॉनिकली वो आया था यार यहाँ पे। मेरी औकात ही नहीं थी उसको रखने की। तो बोला कि सर मैं चाहते हैं ये करते हैं वो करते हैं, और बैच लॉन्च के बाद चला गया। अच्छा, मतलब आपकी यहाँ पे बैच लॉन्च हो चुकी थी? हाँ, बैच लॉन्च का क्लास भी लिया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। अब चला गया, तो मुझे पहला ट्रिगर वो था कि भाई, और क्या था ना, जाने से एक दिन पहले मेरे साथ चाय पियो, किसी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और वो है। मुझे दिक्कत टीचर के जाने से नहीं है, मुझे भी आज कोई ज्यादा पैसा देगा मैं चला जाऊंगा, ठीक है। मुझे दिक्कत झूठ से, मुझे दिक्कत फेक प्रॉमिस से, और कुछ नहीं था, रैशनल नहीं था। और द थिंग इज कि जो कंपनी का फाउंडेशन इसी चीज पे हुआ है, और मैं तो भुक्तभोगी था ना जब टीना मैम वाला सीन हुआ था, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। अच्छा, दैट टाइम यू वर एट एन एकेडमी? हाँ, मैंने ही सब कुछ संभाला है, मैंने पूरी वो सब किया हुआ मेरा है। तो मैंने तो देखा। लेकिन काफी, अगर उनके भी केस की बात करें तो शी वाज ट्रोल्ड। नाउ वी कैन नॉट यार उसका कमेंट कि उनके साथ ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, फीमेल के साथ, किसी के साथ अच्छा नहीं। एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ कि एक फीमेल के साथ इस लेवल तक ट्रोलिंग होना कि मेंटल उनको हैशटैग चलता था टीना बेवफा है। हाँ एग्जैक्टली। मुझे समझ नहीं आया कि 11-12 के बच्चे इतने बड़े कब से हो गए। मैं तो बच्चा मानना बंद कर दिया मैंने, तो मुझे बहुत चिढ़ था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज वेरी एंटी कंट्रोवर्सी, एंड
हेटेड इट लाइक एनीथिंग। तो आपने देखो मैंने अकेडमी छोड़ा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया होगा कि मैं वाईएलएफ ना होता, मेरे से होता ही नहीं। पहला था कि मुझे ये नहीं था कि वो टीचर मेरे पास भी आ जाए, आई जस्ट वांटेड टू टेल पीपल क्या हो रहा है, जानो, अवेयरनेस। और मुझे उसमें भी मैंने नहीं बोला कि तुम मुझे सपोर्ट करो, मुझे सिंपैथी चाहिए, मैं चला लूंगा। 2 दिन बाद मैंने टीचर ला दिया ने, ना मेरे एक बच्चे का दिक्कत हो ना कुछ हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं था। द ओनली थिंग वाज हिपोक्रेसी नहीं बर्दाश्त होगी। दूसरा मेरा एक ऑफलाइन कैंपस था यहाँ पे, तो बताया था मैंने आपको, आज दिखाया ना, 2 पीला वाले बिल्डिंग था, तो वो बिल्डिंग इन्होंने लीज पे लिया। और जो कि मैं दोस्ती में, मेरे सारे दोस्त थे, मैं लेके आया उनको मेरे पीठ पीछे से। तो और मैंने तभी उनके फाउंडर्स को मैसेज किया था, तो बोला अरे यार मुझे तो पता ही नहीं ऐसा हुआ है, और कुछ नहीं किया इन्होंने। फिर आई हैड माय सेविंग्स, मैंने कुछ लोन लिया, तो मुझे बस चपत लगा। तो वो जो कैंपस था वो आपके पास है अभी? अब तो मेरे पास सब कुछ है, ये पूरा 3 एकड़ का जो कैंपस देख रहा हूँ मैं इसका 3.5 करोड़ रुपए साल का किराया देता हूँ, और 1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी है, 7 लाख रुपए महीने बिजली का बिल जाता है। और मैं सिर्फ 234 बच्चा पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स कर लो आप कितना पैसा मैं डुबा रहा हूँ। बट अगर मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट पे आएगा तो मैं किडनी बेच के काम करूंगा, लेकिन मैं कर लूंगा, और अगले साल आई विल बी प्रॉफिटेबल। तो वो ठीक है, मतलब वो उतना हिम्मत है मेरा खुद को लड़ने का। नहीं जरूरी भी है। हाँ, तो आप बुली नहीं कर सकते, सिंपल सा चीज है ना। आप छोटे आदमी को, और भाई तुम लोग तो जानते हो मुझे, मतलब ऐसा नहीं मेरी अच्छी बनती है सबसे, मैं तो सब दोस्त अच्छे हैं। तो तभी मैंने जब वीडियो बनाया, टीचर फ्रेटर्निटी में किसी ने कुछ नहीं बोला। रीजन वाज कि मैं जो बात बोल रहा हूँ सबको पता था। एग्जैक्टली। तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, उनका भी काम है। क्या होता है जब एक कंपनी इमोशन से शुरू होके एडटेक में ट्रांजिशन करती है ना, तो जो गलतियां जिनके कॉम्पिटिटर्स कर रहे थे, जिनके नाम पे हुए थे, वो खुद वही गलतियां दोहराने लगती हैं। दे आर वॉकिंग इन द सेम शूज, तो आपका भी पतन होगा, फिर कोई और आएगा। ये तो साइकिल ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, ये तो नेचर का रूल है। तो कितने दिन अफेक्ट हुआ उस चीज से? यार गुस्सा तो मेरा वीडियो बना के शांत हो गया, तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आई चल। तो मैंने मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल गया था, इट वाज थेरेपी फॉर। तो मैंने एक वीडियो बनाया, खुश हो गया, ठीक है। उस पे अब मैं ना कमेंट देखा ना कुछ देखा, किसी ने हाँ बोला किसी ने ना बोला मुझे। अच्छा, वहां से किसी से बात हुई थी कंपनी से? सबसे बात हुई उसके बाद? हाँ। अच्छा, सब दोस्त ही है ना। व्हाट दे सेड? कुछ नहीं, नथिंग। पता ही था उनको सब कुछ, ये स्टोरी बिहाइंड द सीन तो सबको ही पता था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। हाँ, बस अब थोड़ा उस कंपनी वाले लोग कैंपस आने में थोड़ा कतरा जाते हैं कि कोई बच्चे गलती से। अच्छा, पहले आते थे? सब आते हैं। सही है। तो ऐसा तो ओके, नाइस। देखो जरा और कोई सवाल मेरा बच्चा है क्या? एक्चुअली मतलब मैं जो चीजें लिख के लाया था ये यहाँ पे रखा रह गया स्क्रिप्ट, और ये पूरा डिस्कशन अनस्क्रिप्टेड बिल्कुल एकदम रॉ फॉर्म में आपके सामने आया है। और यही ब्यूटी थी, ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। काफी लंबे समय से मैं पीछे पड़ा हुआ था आनंद भाई के कि भाई मिलते हैं, कभी बात करते हैं, बैठते हैं। तो फाइनली ये दिस हैपेंड, एंड दिस वाज एक्चुअली, कुछ चीजें इसमें से वाकई में ऐसी हैं जो कि हर मेडिकल एस्पिरेंट के लिए एक आई ओपनर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक पॉइंट बस और टच करना चाहता हूँ कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज वाला पॉइंट है, इसमें सबसे पहले तो 2-3 जो कॉमन एक प्राइमा फेसी है, दैट देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे जाते हो आप, और वहाँ पे से फिर जब आप रिटर्न आते हो तो इंडिया में आपकी वैलिडेशन नहीं होती है। और सर मैं समझाता हूँ, है ना, अभी जो अगला बबल बर्स्ट होगा, हाँ, इसके बाद ये फॉरेन वाला। अब क्या हुआ कि एमबीबीएस इतना बड़ा एस्पिरेशन हो गया है ना बच्चों के मन में, कि उनको अगर यहाँ से नहीं मिल रहा तो वैलिडेशन के लिए कंपटीशन भाग के, तुम एक कंपटीशन छोड़ के चले जाते हो अब्रॉड, आंख मूंद के, और ये नहीं समझते हो कि 6 साल बाद अगर तुम वापस आके नेक्स्ट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, अच्छा, बाहर से आने के बाद नेक्स्ट क्लियर करनी पड़ती है। ओके, नहीं तो आप 12वीं पास रह जाएंगे। अच्छा, वो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं। प्लस तुम एक ऐसे कंट्री जा रहे हो जो इंडिया से तो पिछड़ा ही कंट्री ना। हम बोलते हैं कि आजकल तो मैं बड़ा फनी ट्रेंड देख रहा हूँ कि एम्स दिल्ली के डॉक्टर्स भी वीडियो बनाएंगे और कॉलेज को कंपेयर करेंगे एम्स से। साला रशिया का कॉलेज एम्स से कंपेयर कर रहा हूँ, तो झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। तो आप, मैं खुद अब्रॉड में कॉलेज चलाता हूँ, बट मैं बोलता हूँ सब के सब मेडिकल कॉलेज घटिया है। आप सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित करने वहां जा रहे हो, तो आप वहां 6 साल जाइए,
इंडिया के मैरो प्रेपलेटर ऐप से पढ़िए, अपने से ही पढ़ना होगा आपको। इंडिया आइए, FMG या नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है वो दीजिए, और तब आपके पाप धुलेंगे। तो 6 साल आप वनवास पे जा रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा बहुत लग्जरी लाइफ नहीं, वहां खाने का नहीं आपको मिलेगा ऑप्शन, खाना अपना बनाना होता है बच्चे को, डॉर्म में 6 से 8 बच्चे रहते हैं, जाके लाइफ देखो ना। तो और वो जहन्नुम भेज देते हैं बच्चा। जिन पॉइंट्स पे इनको अट्रैक्ट किया जाता है कि वहाँ पे जो है फीस स्ट्रक्चर काफी कम है बाहर, सेकेंडली कि आप पार्ट टाइम जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। मैंने जितने वीडियोस देखे हैं जो भी लोग सर इस तरीके से। अच्छा, मैं आपको एक और फन फैक्ट बताऊं, रशिया में गेस करो एक डॉक्टर को क्या पैसा मिलता है? रशिया में एक डॉक्टर की जो डेली वेज है इट इज $130। और ये कितना जितने देर काम को $100 पकड़ लो, 7,000 रुपया हुआ। अच्छा, 7,000 रुपया, तो मतलब ऑन एन एवरेज, मतलब मैं वीकली बता रहा हूँ, 150 वो मंथली, मतलब ये तो क्या कुछ एग्जैक्टली 30, 32, 35 हजार। हाँ 35,000, मतलब काम वाले को ही मोरलेस उतना ही। सीरियसली गाइस सुन लो भाई। तो जब उनको वहां मिल रहा है, तुमको कौन सा पार्ट टाइम जॉब देगा? कोई अमीर देश नहीं ना आपको। जैसे हम बोलते हैं MBBS इन यूरोप, अरे जॉर्जिया यूरोप थोड़ी है, या सर्बिया यूरोप थोड़ी है। यस एग्जैक्टली, यूरोप मींस वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप को यूरोप नहीं यूरोप मानते। बिल्कुल अलग दुनिया है। हाँ, और वो ईस्टर्न यूरोप भी नहीं है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट थोड़ी है। यूरोप में टर्की, रोमानिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, इटली। कोई वीजा ऑन अराइवल दे देता है, सर्वाइवल। हाँ, सर्बिया पहले था वीजा ऑन अराइवल, तो नहीं, अब नहीं। इंडिया में जहां भी वीजा ऑन अराइवल दिया, इंडियंस वहां जाकर ऐसा कचरा मचाते हैं कि फिर। अच्छा, तो आपका जो कॉलेज है वो कहाँ चलता है? 2 कॉलेज हम लोग सर्बिया में चलाते हैं, एक यूनिवर्सिटी ऑफ नेस चलाते हैं, ग्रेजुएट चलाते हैं, और नेपाल में 2 कॉलेज हम चलाते हैं, लुम्बिनी और देवदा। अच्छा, 2 सर्बिया में, 2 नेपाल में, जो हम चलाते हैं, मतलब जिन फैकल्टी हम, मतलब एकेडमिक्स हम चलाते हैं, वो ये 2 कॉलेज। ओके, तो मतलब आप लोग वहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाते हो? सब कुछ, मतलब जैसे टेक्निकली क्या होता है, गवर्नमेंट करवाते हो सब कुछ, Everything. एडमिशन, हाँ, टीचर्स। तो फॉरेन स्टूडेंट जो भी वहां पढ़ रहा है, उनका पूरा इकोसिस्टम, रहना, खाना, हॉस्टल, टीचर, एडमिशन प्रोसेस, वीजा, एयरपोर्ट से पिकअप, सब कुछ एंड टू एंड सर्विस हम देते हैं। तो व्हाट वुड यू गाइड द स्टूडेंट्स ऑन दिस नोट, बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग एस्केप, मतलब स्टूडेंट्स आर ट्रीटिंग दिस पॉइंट एज एन एस्केप कि चलो ठीक है यार, कुछ नहीं भी हुआ ना भाई, तो मैं लाइफ में ये कर लूंगा, अगर तुम नीट क्वालिफाई कर रहे हो सिर्फ, और तुमको लग रहा है कि तुम अब्रॉड से आके नेक्स्ट एग्जाम दे के पास कर जाओगे, तो तुम बहुत बड़े डिल्यूजन, नहीं करना चाहिए। इंडिया से BDS कर लो या कुछ और कर लो। और अभी नेपाल छोड़ के बाकी कोई कॉलेज टेक्निकली NMC गाइडलाइन अबाइड भी नहीं करता। तो बच्चा बोल देगा हम USMLE कर लेते हैं। अबे USMLE और ज्यादा टफ है यार नेक्स्ट से। USMLE में LOR लगता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इट इज काइंड ऑफ अ मैच मेकिंग, ठीक है, कि आपका डेटिंग प्रोफाइल तो खुल गया, लेकिन लाइक्स कितने आएंगे वैसा वाला बात है। तो उसमें जितना LOR आपको मिलता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो बहुत पैसा लगता है। कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी जाके, हॉस्पिटल जाके आप LOR लेते हो, तो बहुत टीडियस टास्क है। तो अवेयरनेस की कमी है, और अवेयरनेस जितना मुझसे हो रहा है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरी बातों का बुरा लोग बहुत मान लेते हैं, क्योंकि उनके सपनों पे एक्चुअली क्या है, बहुत पेरेंट्स हैं जो पहले अपने बच्चों को रशिया वशिया भेज रहे थे, मेरे वीडियो के बाद नहीं भेज रहे, तो बच्चे तो मुझसे खिलसते हैं ना कि उनका सुहाना सपना टूट गया, ड्रीम टूट गया उनका। हाँ, ओके, चलिए सर, दिस वाज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद यू सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू। अब एक बार हमारे सुपर 30 के जो बच्चे हैं उनके लिए एक लाइन आपको बोलनी है। हम लोग कहते हैं जान लगा देंगे पर जाने नहीं देंगे, तो एक साथ हम लोग कहेंगे, और सभी बच्चों के लिए यार ये कि देखो लाइफ में 2 ही ऑप्शन होते हैं, तो जान लगा के काम करो या तो जाने दो। एग्जैक्टली। तो सर जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। ओके गाइस, थैंक यू।